नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज अखबारों में हेडलाइंस बनी हुई हैं, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं, सुर्खियां बटोर रही हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबर, क्राइम से जुड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबर, राष्ट्रीय खबर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के खबरें, हम सभी खबरें जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। और दर्शकों, ये तीनों मेहमान आज की जो तमाम महत्वपूर्ण और तमाम बड़ी खबरें और साथ ही साथ ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज अखबारों में हेडलाइंस बनी हुई है, ये सभी आप तक पहुंचाएंगे। हम सीधे चलेंगे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास। जय जी, आज की तमाम महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर जो आज अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइन बनी हुई है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि जो तालिबानी फौज ने पाकिस्तान के जो चेक पोस्ट है उस पर कब्जा कर लिया है। जी। पाकिस्तान के सेना वहां से भाग खड़े हुए। मैं ये बताना चाहूंगा कि कई दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव है और एक दूसरे के खिलाफ जब जब भी कोई मौका आता है तब तब चूकते नहीं हैं। अभी जो डूरंग लाइन है वहां पर दोनों के बीच में पहले तकरार हुए, दोनों अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के फौजों के बीच में। और उस जी, हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जी जुड़े हैं। हम उनके पास सीधे चलेंगे और तमाम आज की बड़ी खबर लेंगे। और हमारे साथ प्रवाल सक्सेना जी पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। प्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवाल जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसी क्या चल रही हैं, क्योंकि 4 जून को मतगणना होनी है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं लोकसभा के, और सभी नेता, सभी राज्य अपनी चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। इससे अलग और क्या जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें प्रवाल जी। जिस तरह से मेरी आवाज बोलिए आप तक। जी 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 प्रवाल जी। पूरे देश जी में प्रवाल जी, लोकसभा आपकी आवाज आ चुनाव रही की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। है। और मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो जी बहुत घोषणा जी प्रवाल जी। तैयार हुई है। तो इस तरह ऐसा जी, हम सीधे चलेंगे फिर से एडिटर इन चीफ के पास, क्योंकि हमारा प्रश्न था उनसे कि आज की जो प्रमुख खबर और साथ ही साथ हेडलाइन क्या बनी हुई है आज के फ्रंट पेज में अखबार में। सर, आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा हमें करें। जी बताना चाह रहा था कि जी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव है बिल्कुल और एक चेक पोस्ट पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया और वो चेक पोस्ट पाकिस्तान का है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे इस प्रकार से ये देखा ये जा रहा है कि जैसे पहले अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबानियों ने जो शुरू किया था, पहले चेक पोस्ट पर कब्जा करना, फिर धीरे धीरे उनके ऊपर हमला करना और अंततः जो है अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसी प्रकार से ही इन दिनों पाकिस्तान पर शुरू कर दिया है और पाकिस्तान पर धीरे धीरे वो चढ़ाव करते करते चले जा रहे हैं और जो डुरंग लाइन है उस पर अभी कब्जा किया है। बिल्कुल। और कितनी बड़ी बात है, आप देखिए कि पाकिस्तान के जो सैनिक है वो सब छोड़ के भाग गए और उस चेक पोस्ट पर जाके तालिबानियों का कब्जा हो गया है। और एक और बात बताना चाहूंगा उसी खबर पे कि पाकिस्तान के उस पे जो सेना है उस सेना में 2 अफगानी ऑफिसर थे जो पल पल की खबर पाकिस्तान की ओर से दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मालूम पड़ा कि ये दोनों अफगानिस्तान के समर्थक है, अफगानी नागरिक है,
तो उन्होंने सेना से निकाल दिया है। स्थिति ये बन रही है अभी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकते हैं। अभी अभी जो चल रहा है ये अघोषित युद्ध है, बिल्कुल। लेकिन घोषित युद्ध के लिए भी जो है ये कभी भी तैयार हो सकते हैं। अफगानिस्तान उसके लिए तैयारी कर चुका है। इसी में कि पाकिस्तान ये चाह रहा है अभी कि राजनीतिक स्तर पर दोनों के बीच में समझौता हो जाए, लेकिन जिन शर्तों के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान को मनाने के लिए कहा है वो शर्त शायद पाकिस्तान ना माने, और अंततः ये है कि पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान पर और तालिबानियों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े। एक और खबर मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। बड़े दिन बाद अब एक अपहरण की खबर मिल रही है। एक युवती है जिसको कोटा से अपहरण कर लिया गया है बिल्कुल। और उसके फोटो जारी कर 30 लाख रुपए उनके परिवार से मांग की है, फिरौती मांगी और है। उसके हाथ बांधकर या मुंह बांधकर एक फोटो वीडियो बनाकर उसको परिवार को भेजा गया है। और इसके चलते क्योंकि गुना, शिवपुरी, ग्वालियर क्षेत्र में बहुत पहले ये आम बात थी कि अपहरण करना और फिरौती मांगना, लेकिन ये बड़े दिन बाद, बड़े वर्षों बाद जो है इस प्रकार की घटना घटी है और बिल्कुल। ये कोटा में अंजाम दिया गया है। कोटा में जो पढ़ाई करते समय इसका अपहरण हुआ है। वो नीट की तैयारी कर रही थी। जी बिल्कुल। इस मामले को लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुखर होके इसमें आगे कार्रवाई के लिए आगे बढ़े हैं, और जो सीएम है राजस्थान के, उनसे इन्होंने बात की और जी। इसको अतिशीघ्र जो है इस प्रकार से उस युवती को उनसे छुड़ाया जाए, इस पर मांग की है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। और परिवार को भी ढाढ़स बंधाया कि अतिशीघ्र जो है बच्ची आपके सामने होगी। लेकिन अपहरणकर्ताओं ने ये कहा कि यदि 30 लाख रुपया नहीं देंगे तो उसको मार दिया जाएगा। तो ये दो खबर के विषय में मेरे को जो बोलना था, और जो तालिबानी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाव वो सतत और आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है। जी जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे एडिटर सूरज पाठक जी के पास। सूरज जी, आज की तमाम मुख्य बड़ी खबरें क्या हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में चल रही हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज लगातार सुर्खियों में हैं, सुर्खियां बटोर रही हैं, हमारे आप मुझे दर्शकों के सुन साथ पा रहे साझा? हैं? जी जी निशा जी, जैसे कि देख रहे हैं कि हम देश में चुनाव का माहौल चल रहा है बिल्कुल। और चुनाव को लेकर के बहुत सारी खबरें हैं जिन्हें अखबारों में स्थान दिया गया है, न्यूज चैनल पर चल रही हैं। सबसे बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन की भाभी जो सीता सोरेन है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। बिल्कुल। और इसको लेकर के जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बयानबाजी की जा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयानबाजी की जा रही है। और इसे जो है क्योंकि उनका नाम सीता है तो इसको लेकर के जोड़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीता को लंका से मुक्त कराया लिया गया है और अयोध्या में उनका स्वागत है। दूसरी तरफ वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कहना है कि सीता हमारे परिवार में ब्याह कर आई थी और भारतीय जनता पार्टी को रावण की संज्ञा देते हुए कहा कि रावण ने उनका अपहरण किया, उनको अगवा किया है। दूसरी तरफ एक और खबर है चुनाव से संबंधित, जहां तृणमूल कांग्रेस के की ओर से एक बात कही गई थी। राज्यसभा सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, हालांकि इससे पहले भी डेरेक ओब्रायन के कई बयान जो रहे हैं चर्चाओं में रहे हैं और सुर्खियां बटोरते रहे, लेकिन ये जो बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव होना चाहिए। जी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो, क्योंकि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी अपने इशारे पर चला रही है और भारतीय जनता पार्टी का पार्टी कार्यालय बन गया है चुनाव आयोग का कार्यालय। क्योंकि जहां हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की थी, डीजीपी को हटाया था, फिर दूसरे डीजीपी की नियुक्ति की, तो इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो पोस्टिंग हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर की जा रही है। हालांकि उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने भी
आड़े हाथों लिया और कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया। जहां एक बात कही जा रही कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था पर या उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव यदि होंगे तो केवल पश्चिम बंगाल में की ही बात क्यों की जा रही है? पूरे देश में तो कहीं ऐसी कोई बात उठ नहीं रही है। और यहाँ ये भी कहा गया है कि केवल पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है, पूरे देश में कई राज्यों में हुई है। तो बाकी राज्यों से तो इस तरह की सवाल नहीं आ रहे हैं, बाकी राज्यों में इस तरह की बात नहीं आ रही है। केवल पश्चिम बंगाल में आपत्ति दर्ज क्यों हो रही है? क्योंकि जहां उन्होंने ये कहा है, डेरेक ओब्रायन का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार ने जिन अधिकारियों को जिस स्थान पर जिस पद पर बिठाया उनको वहां से हटा दिया गया। तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जब आचार संहिता लगती है तो चुनाव आयोग जहां देखता है कि कोई भी किसी पद पर कोई अधिकारी लंबे समय से पदस्थ है या फिर 3 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है, तो जो मैदानी अधिकारी होते हैं, उन चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, उनका तबादला कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया पर सवाल उठा करके डेरेक ओब्रायन ने संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर के उनके बयान को जहां कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया, भारतीय जनता पार्टी भी उसकी निंदा कर रही है। दूसरी तरफ एक और बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से तमिलनाडु में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी, उसमें एक बड़ी बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और पीएमके मतलब पट्टाली मनक्कल काची जो राजनीतिक दल है, वहां का स्थानीय राजनीतिक दल है, उनके बीच में गठबंधन हुआ है और उस गठबंधन का ऐलान किया गया है। एनडीए में रहे एआईडीएमके के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है वहां पर, क्योंकि वहां पर उस तमिलनाडु में 39 सीटों में से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 10 सीटों पर पीएम के चुनाव लड़ने वाली है। जैसा कि इससे पहले भी हम अपने देश न्यूज के कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं कि अब मोदी का दक्षिणायन रुख जो है या दक्षिण की दहलीज पर जो दस्तक दी जा रही है, उसमें अब ये बात कहीं ना कहीं सामने आ रही कि जो ब्रह्म वाक्य कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो 129 सीटें जो दक्षिण के राज्यों की हैं, वहां से लगभग बताया जा रहा है कि 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित करना चाहती है, तब जाकर के वह 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी। एक खबर पर और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा निशा जी मैं आपका, ये जनता से जुड़ी हुई खबर है। यदि हम बात करें कि IQ एयर की रिपोर्ट आई है, ये हम भारतवासियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे प्रदूषित राजधानी जो है दुनिया में बताई गई है कि वो दिल्ली है। बिल्कुल। दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बताया गया है और भारत जो है वो दुनिया का तीसरा देश ऐसा है जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है और जहां की 96% आबादी दूषित सांस ले रही है। मतलब हवा शुद्ध नहीं है, सांस लेने के लिए जिस हवा की आवश्यकता है वह हवा ही दूषित हो चुकी है। तो ऐसे में ये खबर हम सब के लिए चिंता का विषय हो सकती है कि जिस स्तर पर जो चीजें जा रही हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश माना गया है। 2023 के प्रदूषण में सबसे ऊपर बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान रहा है और यह दावा जो किया गया है स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था जो IQ एयर की रिपोर्ट में किया गया है। इस संस्था ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों और राजधानियों की सूची भी जारी की है, जिसमें राजधानी दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया है। यहाँ पर AIQ का जो है स्तर बताया गया है 92.7। और मैं बताना चाहूंगा कि इस संस्था के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में से 42 शहर भारत के हैं, जिसमें बिहार का बेगूसराय सबसे ऊपर है। यहाँ पिछले साल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म कण जो PM 2.5 का औसत 118.9 था। तो ये जो खबर है चिंता के लिए है और हम इसकी जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकारों पर नहीं दे सकते हैं। आम आदमी, क्योंकि सामाजिक सरोकार से जुड़ी है, तो आम आदमी को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है और भारत दुनिया का तीसरा प्रदूषित हवा में सांस लेने वाला देश है, तो इसके लिए हम क्या कारगर उपाय कर सकते हैं? जी निशा जी। बिल्कुल सीधे चलेंगे। हमारे साथ प्रवाल सक्सेना जी पॉलिटिकल एडिटर साथ में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं और सभी नेता विपक्ष पक्ष सभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। और क्या जानकारी है, क्या चल रहा है कांग्रेस बीजेपी में, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, अभी श्रीवास्तव जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, वो है
दूसरी की जो यात्रा है उसका इस तरह से अपहरण हुआ कोटा में, जी। वो नीट की तैयारी कर रही थी और उसमें केंद्रीय मंत्री जो है ज्योतिराज सिंधिया ने भी राजस्थानी बात। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश के, माफ कीजिएगा, कई बच्चे कोटा में अपने भविष्य को संवारने के लिए, खासकर नीट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाते हैं वहां पर अपने भविष्य के लिए। जी। और वहां बहुत बड़ा नेक्सस पर अभी देश निर्वाचन फोकस कर रहा है। वहां बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है और ये काफी लंबे समय से चल रहा है। ये तो सिर्फ एक सामने आया एक छात्रा का फोटो, और ऐसे कई बच्चों को या लड़कियों को, छात्रा है, उनको मतलब ब्लैकमेल भी किया जाता है और उनके साथ में मतलब पढ़ाई के आड़ में उनके साथ बड़ा बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है और ये काफी लंबे समय से ये चल रहा है और निश्चित रूप से समाचार पत्रों ने इसको प्रकाशित किया, सोशल मीडिया पे आया और इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित दोनों ही सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और माता पिता जो है बड़ी मेहनत से पैसा कमा के कोटा बच्चों के लिए करते हैं और उस वहां पर किस तरह से उनके भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है पर चिंता का विषय है पूरे देश में और इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ दोनों ही सरकारों को ध्यान देना होगा। आज दूसरी जो मुख्य खबर है वो ये है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है और यादव, उनके भी का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस पर उनकी जो प्रतिक्रिया है और ने कहा है कि सबके काम करने का तरीका अलग होता है। जब उनसे प्रतिक्रिया चाही गई कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई महत्वपूर्ण फैसलों को आपने पलट दिया, तो उनका कहना था कि सबका काम करने का तरीका अलग होता है, समय और परिस्थिति देखकर निर्णय लेना पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने ये बात कहा कि मैं मार्गदर्शन समय समय पर लेता रहता हूँ। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बदलाव की बाहर आई और कई महत्वपूर्ण फैसले, चाहे वो मध्य प्रदेश के गान का मामला हो या अमृत कॉलोनी का मामला हो या जिले में जिस तरह से मांस और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर वाले मामले थे, उन सब पर उनने बात कही है और ये भी उन्होंने कहा है कि वो अपने सभी सीनियर्स का मार्गदर्शन लेते हैं। जिसका एक टीम के अंदर एक गोलकीपर भी होता है, एक जो होता है फील्डिंग भी होती है, बैट्समैन होता है, बॉलिंग करने वाला होता है, ऐसे उनकी टीम लोग हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि वो लाडली बहना को लेकर क्या देता है, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, लाडली जी। योजना की उसको हम पूरा करेंगे। और आज मैं आपको बता दूं, चुनाव का सवाल है, जबलपुर सुधार समेत 6 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री भी कई जगह पर मौजूद रहेंगे। इस तरह चुनावी की जो है अब वो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी प्रत्याशियों के चयन को लेकर एक बड़े स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है, जो उसको लेकर कयास लगाए जा रहे जनताओं के दो है। आखिर कब प्रत्याशियों का फैसला होगा? राजधानी में भी कल रात को बड़ी अफवाह थी कि किसी प्रत्याशी का फैसला हो गया है, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। जी बिल्कुल। सीधे चलेंगे फिर से एडिटर इन चीफ के पास। और सोशल मीडिया में ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार ट्रेंडिंग में चल रही हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, दो और खबर है जिस विषय में मैं बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद बालकृष्ण और गुरु रामदेव को कठिनाई को रास्ता पर चलना पड़ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि जिस रास्ते से ये कंपनी बहुत ऊंचाई पे पहुंची है, अब उसी पर जो है सुधार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भ्रामक विज्ञापन है उसको लगाने से कोर्ट ने रोका है कि आप भ्रामक विज्ञापन चला के आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और उन प्रोडक्टों में इतनी ज्यादा सच्चाई नहीं होती जितने आप बताते हो। बिल्कुल। तो अभी मुझे लगता है कि बालकृष्ण और बाबा रामदेव को कुछ दिनों के लिए जो है
हो सकता है कि परेशानियां उठानी पड़े, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हो सकता है कि जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जिनको रामदेव बाबा के कारण से घाटा हो रहा था, बिल्कुल। उन लोगों की साजिश भी ये हो सकते हैं कि वही उन्होंने कंप्लेन कराया हो, और उसके बाद कोर्ट ने जो फैसला लिया है, और कोर्ट बहुत सख्त है, तो अब ये देखना ये होगा कि क्या ये आगे कार्रवाई होती है इनके खिलाफ। और रामदेव बाबा को और बालकृष्ण को खुद को उपस्थित होने के लिए कहा कोर्ट ने। जी। एक और खबर है, अच्छी खबर है कि हर शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। बिल्कुल। सामाजिक न्याय विभाग ने जो लोग भिक्षावृत्ति में जुड़े हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार की योजना बना के कि भिक्षा ना मांगना पड़े। लेकिन भोपाल उसमें जो बहुत पिछड़ रहा है, भोपाल में अभी तक सर्वे तक नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये एक पहल जो है बहुत अच्छी पहल है। बहुत बार ये देखा जाता है कि जो सक्षम है शरीर से और उनको कोई आवश्यकता नहीं है भिक्षावृत्ति करने की, बिल्कुल। बावजूद इसके इसे एक बिजनेस के रूप में लेकर लोग करते हैं। कई बिल्कुल। बार हमने देखा है कि करोड़ों रुपया, लाखों रुपया भिखारियों के पास से जब्त किया जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन सही मायने में जिनको जरूरत है, ऐसे लोगों के कारण से उन लोगों को परेशानी आती है। यही कारण है सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से शेल्टर होम बनाकर उनको व्यवस्थित और करने की इंतजाम किया। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई ना करना, ये भोपाल के लिए सोचनीय बात है, क्योंकि पूरे इंडिया में जो बड़े शहर है, उन शहरों में ये प्रोजेक्ट जो है लागू कर किया गया। बिल्कुल। तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये खबर बहुत प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, जी। तो इसे गंभीरता से लेने से जो लोग भटक रहे हैं और इस प्रकार की जो है ये भिक्षावृत्ति करने के लिए रोज निकलते हैं, आप देखा होगा हर चौराहे पे खड़े हो जाते हैं या कहीं पर भी जो है ये भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं, बिल्कुल, वो उनको निजात मिल पाएगा। जी बिल्कुल। जी। सीधे फिर से हम जुड़ेंगे और एडिटर के पास हमारे साथ जुड़े हैं एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न करूंगी, ऐसी कोई खबरें, ऐसी कोई जानकारी जो क्राइम से जुड़ी हो और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हो, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा जी, जैसे आपने कहा कि अपराध जगत की कुछ खबरों पर तो हमारे एडिटर इन चीफ और पॉलिटिकल एडिटर जी ने प्रकाश डाला है। कुछ और खबरें हैं जहां एक बात की जा रही है कि 2013 का एक प्रकरण था जिस प्रकरण में आरोपी को 2 बार फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जब ट्रायल हुआ, दोबारा ट्रायल हुआ, क्योंकि एक संस्था है नेशनल लॉ दिल्ली प्रोजेक्ट 39A, इस संस्था ने जब रिओपन केस करवाया तो उसे दोष मुक्त किया गया है। दूसरा, मध्य प्रदेश के मुरैना की एक खबर है कि 2 बच्चों की मौत का मामला वहां से सामने आया है, और साथ ही एक बात आई है दतिया में कि रेत माफिया के वर्चस्व की लड़ाई के बीच में फायरिंग हुई है और उसमें 2 भाइयों सहित लगभग 3 लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा अपराध की कुछ और खबरें हैं, लेकिन इसके अलावा एक मुख्य खबर पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि आज से मध्य प्रदेश में जबलपुर, छिंदवाड़ा सहित 6 सीटें हैं जहां पर नामांकन की प्रक्रिया आज से चालू हो रही है। और क्योंकि पहले चरण में देश भर की 102 सीटों पर बुधवार से नामांकन शुरू हो रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश की मंडला, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, सीधी और छिंदवाड़ा सीटें शामिल हैं, और यहाँ पर 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन पत्र जमा किए जाने हैं। इन सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित सीटें हैं, जबकि 4 सामान्य सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी इनमें से केवल 3 सीटों पर नाम घोषित किए हैं, और 20 मार्च को सीधी में भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, वो नामांकन जमा करने जा रहे हैं। उनकी नामांकन रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इसी के साथ सीधी, डिंडोरी और जबलपुर में
आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और सारी तैयारियां कर ली हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी मध्य प्रदेश की केवल 10 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। बाकी जो 18 सीटें, एक सीट इसे छोड़ रहा हूं क्योंकि खजुराहो सीट पर सपा गठबंधन से चलते वो सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए छोड़ी गई है। तो बाकी 18 सीटों पर, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल जी ने भी बताया था कि अभी मंथन चल रहा है, अंतिम चरण में है मंथन का दौर, और कल सहमति नहीं बन पाई है। संभावना है कि अगली जो बैठक है आज उस पर चर्चा हो और मध्य प्रदेश की बाकी 18 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर दे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एडिटर इन चीफ हमारे साथ जय श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक को बताई, और पॉलिटिकल एडिटर जिन्होंने चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबरें जो अखबारों में हेडलाइंस बनी है, सुर्खियों में है, लोकसभा चुनाव से संबंधित तमाम बड़ी खबरें, सभी कुछ आज के प्रेस वार्ता में जाना। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देश न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।